हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, इसके हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये इसका 3rd पार्ट है। मैं इतने छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बोरियत ना लगे देखने में और सुनने में, और आप आसानी से इसको देख सकें। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट बना रही हूँ, आपको भी अच्छा लगता है छोटे पार्टों में। देखिए, हमने 20 तक पहले कंप्लीट कर लिया है, 10 हमने एक में करे हैं एक पार्ट में, और फिर 11 से 20 तक हमने दूसरे पार्ट में करे हैं, और आज 21 से 30 तक हम करेंगे। ठीक है, 21 से 30 तक। आइए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के साथ कितने युद्ध किए? ए 2, बी 3, सी 4, सी 5, डी 4। तो 21 का हो जाएगा 4। देखिए, 2 तो हुए थे हैदर अली के साथ और 2 ही हुए थे टीपू सुल्तान के साथ। तो कितने युद्ध हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 युद्ध हो गए। आइए 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ए 5 मई, 5 मई 1799, बी 5 मई 1764, सी 4 मई 1799, डी 4 मई 1764। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 4 मई 1799। ठीक है, और सिराजुद्दौला की मृत्यु कब हुई थी? सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई थी बक्सर की लड़ाई में हुई थी ना, तो ये हुई थी 1764 में। ठीक है, याद रखना। सिराजुद्दौला की मृत्यु कब हुई थी? 1764 में, प्लासी का जब युद्ध हुआ था तब। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 में। 23, कंपनी और मराठों के बीच लड़ाई कब हुई? ए 1761 में, बी 1756 में, सी 1764 में, डी 1757 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 1761 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 24। किस अंग्रेज शासक ने सर्वोच्चता की नीति अपनाई? ए रिचर्ड वेलेजली ने, बी वॉरेन हेस्टिंग ने, सी लॉर्ड डलहौजी ने, डी लॉर्ड क्लाइव ने। तो देखिए 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने। किसकी नीति अपनाई थी? सर्वोच्चता की। देखो, सर्वोच्चता की नीति का मतलब है कि ये भारतीयों के माइंड में ये चीज को डाल रहे थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है, यानी कि जो इंग्लैंड का कल्चर है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उन जो भारतीय लोग हैं उन्हें अपना कल्चर छोड़कर इंग्लैंड के कल्चर को अपनाना चाहिए, इंग्लैंड की संस्कृति को अपनाना चाहिए, इंग्लैंड की भाषा को अपनाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भारतीयों की तरक्की है ना वो कैसे होगी? इंग्लैंड की छत्र छायाओं में रह के ही हो सकती है। क्योंकि वो लोगों के माइंड में ये चीज घुसा रहे थे कि तुम्हारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, तुम्हारी जितनी भी पूजा पाठ की चीजें हैं, या तुम्हारी लैंग्वेज है, ये सब चीज क्या है? गलत है। इनकी वजह से तुम्हारा विकास कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अपना विकास करना है तो तुम्हें इंग्लैंड की सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो शासक हैं वो श्रेष्ठ है, इंग्लैंड का इतिहास श्रेष्ठ है, इंग्लैंड की जो भाषा है वो श्रेष्ठ है, और इंग्लैंड की जो पढ़ाई है वो श्रेष्ठ है। तो तुम्हारा जो विकास हो सकता है ना, भारतीयों का जो विकास हो सकता है वो कैसे हो सकता है? इंग्लैंड की सारी चीजों को अपनाकर। तो ये जो सर्वोच्चता की नीति अब चलाई थी, ये चलाई थी वॉरेन हेस्टिंग ने। और देखिए, रिचर्ड वेलेजली ने सहायक संधि अपनाई, थोपी थी लोगों के ऊपर, और लॉर्ड डलहौजी ने तो सबसे ही ज्यादा गलत तरीके से शासन को छीना था। इसकी जो नीति थी वो विलय की नीति थी या हड़प नीति। ठीक है, विलय की नीति या हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते थे कि जिन राजाओं के पुत्र पैदा नहीं होते थे उन राजाओं के राज्य को छीन लिया जाता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, अगर राजा के खुद के पुत्र नहीं हुआ है तो वो कहीं से गोद नहीं ले सकता था, या फिर वो अपने
भाई को नहीं राजा बना सकता था और ना ही वो अपने भाई के बेटे को राजा बना सकता था, कि अगर किसी राजा के पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है तो उसके परिवार का कोई और राजा नहीं बन सकता और ना ही वो गोद ले सकता है किसी दूसरे बच्चे को। तो जिसके राजा के पुत्र नहीं होता था उसका शासन कौन हड़प लेता था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसने ये वाली नीति अपनाई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 25। विलय की नीति के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन राज्यों को हड़प लिया? देखिए, विलय की नीति या हड़प नीति भी बोलते हैं, और ये डलहौजी की थी, मैंने आपको ऊपर बता दिया। ए संतारा, बी नागपुर, सी उदयपुर, डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। देखिए, झांसी भी थी, है ना, जहां जो झांसी की रानी थी उनके भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी उन्हें, और उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, एक लड़के को गोद ले लिया था और जिसको मानने से कंपनी ने इनकार कर दिया था। और कंपनी ने बोला क्योंकि झांसी के राजा की मृत्यु हो चुकी है इसलिए झांसी किसका हिस्सा हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा हो गई। लेकिन ये बात रानी ने नहीं मानी और रानी अपने अंतिम सांस तक झांसी की रक्षा करते हुए अपनी बलि दे दी, लेकिन अपने होते हुए किसी भी अंग्रेज को अपने झांसी में की तरफ देखने नहीं दिया, ना उनको कदम रखने दिया। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी नहीं है? देखिए, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, अब इनमें से कौन सी नहीं है वो देखना है। प्रेसिडेंसी का आप मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इतने बड़े भारत पर शासन करने के लिए कहीं एक जगह से शासन नहीं किया जा सकता, है ना। आज भी तो हमने भारत को क्या कई सारे राज्यों में विभाजित कर रखा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर पूरे भारत का शासन देखे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भारत काफी बड़ा है। तो सेम यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर रखा था कि आप ऐसे मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 राजधानी बना रखी थी। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको प्रेसिडेंसी बोलती थी। तो जो 3 प्रेसिडेंसी थी भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से मुकदमे फौजदारी अदालतों के अंतर्गत आते हैं? ए मारपीट, बी दहेज, सी हत्या, डी जमीन से जुड़े मुकदमे। तो फौजदारी के अंतर्गत कौन से आते हैं? फौजदारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, नहीं रह गया है, इसमें टाइप करने से नहीं रह गया है, मैं लिख देती हूँ नहीं। कौन से मुकदमे नहीं आते हैं? देखिए, माउस से मेरे से ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, तो आप समझ लेना। अदालतों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो देखिए जमीन से जुड़े हुए नहीं आते हैं। और जो जमीन से जुड़े हुए मुकदमे होते हैं, सॉरी, जो जमीन से जुड़े हुए मुकदमे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं दीवानी के अंतर्गत। ठीक है, फौजदारी के अंतर्गत आते हैं मारपीट, दहेज और हत्या। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी मुकदमे होते हैं वो आते हैं फौजदारी के अंतर्गत, और दीवानी के अंतर्गत आते हैं जमीन से जुड़े हुए मुकदमे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 28। दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए 1834, बी 1835, सी 1836, डी 1833। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1834। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसकी स्थापना की गई थी? ए जिला न्यायालय की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी प्रेसिडेंसी की, डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का, ये हो जाएगा बी सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं है, चलो मैं ऐसे ही इसको मिलान करवा दूंगी आपको। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। ए दीवानी। अब देखिए, मैं इसको ऐसे आपको मिलान करवा देती हूँ, सारे पढ़ूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है,
देखिए सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी बताती हूँ, शेर मैसूर कौन था, आपको पता है, शेर मैसूर थे टीपू सुल्तान, है ना। और रानी चेन्नम्मा कहाँ की थी, कित्तूर की थी। कित्तूर कहाँ पर है, कित्तूर है कर्नाटक में, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने आपको वो कराई थी। और देखिए ये जो सिपाही है, इसका किससे हो जाएगा, सिपहिया। सिपहिया के जो हमारे यहाँ तो सिपाही बोलते हैं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके यहाँ क्या बोलते थे, सिपहिया, है ना। और ये देखिए दीवानी क्या है, भू राजस्व वसूलने वाले, वसूल करने का अधिकार, ठीक है, दीवानी ये होती है। मैंने बताया ना आपको, दीवानी अदालतों में किससे रिलेटेड मुकदमे लड़ाए जाते हैं, भूमि से रिलेटेड, ठीक है, जमीन से रिलेटेड। और ये वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। और लॉर्ड क्लाइव कहाँ के थे, बंगाल के, ठीक है। केवल बंगाल के पूछेंगे पहले गवर्नर जनरल तो हो जाएंगे लॉर्ड क्लाइव, और अगर पूरे भारत के पूछेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, और मैं पढ़ाया हुआ आपको कैसे लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी फ्रेंड्स फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।